आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 साइंस 2 के लेक्चर नंबर आज हमारा होगा 4। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन चक्र यानी कि कार्बन साइकिल। तो जो है आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन साइकिल क्या होता है? देखिए, कार्बन आपको सबको पता है और वायुमंडल में कार्बन जो है सबसे महत्वपूर्ण CO2 के रूप में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब कार्बन जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी एक तत्व है और कार्बन से संबंधित एक कार्बनिक रसायन एक पूरा जो है एक ब्रांच जो है विज्ञान का, रसायन विज्ञान का बन गया है। तो आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कार्बन कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ हमें बस ये जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक चक्र चलता है हमारे पूरे जीवन में कि किस तरीके से एक दूसरे को देता है, दूसरे तीसरे को देता है और तीसरा फिर से पहले को दे देता है। तो ये एक साइकिल बन जाता है, तो उसे चक्र बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चलिए बुक में क्या दिया है पहले वो रीड करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं कि कार्बन के वायुमंडल से सजीवों तक, ठीक है, और सजीवों के मृत्यु के पश्चात पुनः वायुमंडल की ओर होने वाला अभिसरण तनाव तथा पुनः चक्रीकरण को कार्बन चक्र कहते हैं, ठीक है। मतलब कि वनस्पतियों तथा प्राणियों की ओर से कार्बन वापस वातावरण तक पहुंचता है और जो है वातावरण के कार्बन ऑक्साइड के रूप में हरी वनस्पतियों तक पहुंचता है। वनस्पतियों के भोजन से स्वरूप में कार्बन प्राणियों तक पहुंचता है। मतलब एक चक्र चलता रहता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन के अजैविक परमाणुओं का प्रमुख रूप से जैविक अभिसरण और पुनः चक्रीकरण होता है। इसी कारण कार्बन चक्र एक महत्वपूर्ण जैव भू रासायनिक चक्र है। देखिए, ये जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत ही आता है। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से एक गैस है, तो ये एक गैसीय चक्र की प्रक्रिया के तहत होगा। तो देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए कि क्या होता है कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हम श्वसन के बाद छोड़ते हैं या कल कारखानों से निकलता है या प्राणी श्वास लेकर छोड़ते हैं, जो CO2 निकलता है वो हरी वनस्पतियों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब ये हरी वनस्पतियों के द्वारा ग्रहण करके ये क्या करती हैं, हमारा भोजन जैसे फल अनाज तैयार होता है। तो वो भी कार्बन ही होता है एक तरीके से। आप उसका जब केमिकल कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो वो भी कार्बन होता है। और उसे क्या करता, ये कार्बन प्राणियाँ फिर से खाती हैं, प्राणी फिर खाते हैं, तो वनस्पतियों तथा प्राणियों की ओर से कार्बन वापस जो है वातावरण को मिल जाता है। तो कार्बन के ऐसे चक्रीय भ्रमण को कार्बन चक्र कहते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे क्या है, हरी वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा CO2 का रूपांतरण कार्बोज में करती हैं तथा वे प्रथिन तथा वसायुक्त जैसे कार्बन पदार्थ भी तैयार करती हैं। यहाँ पे देखिए, जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में तो वो CO2 का रूपांतरण कार्बोज पदार्थ में करती हैं। अब ये कार्बोज पदार्थ क्या है, यही जो है हम जो खाते हैं फल वगैरह, तो वो प्रोटीन, प्रथिन मतलब प्रोटीन, फैट्स, वसायुक्त मतलब फैट्स जैसे कार्बनिक पदार्थ भी तैयार करती हैं। वो केवल स्वयं जीवित नहीं रहते प्लांट्स, वो और भी चीज़ें बनाते भी हैं और जिसे शाकाहारी प्राणी हरी वनस्पति खाते हैं, ठीक है। जो शाकाहारी होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को खाते हैं, फल फूल अनाज यही सब चीज़ें खाते हैं। अब ये शाकाहारी प्राणियों को मांसाहारी प्राणी खा जाते हैं। अब क्या होता है कि अर्थात जैविक कार्बन का संक्रमण वनस्पतियों से शाकाहारी प्राणियों तक और शाकाहारी प्राणियों से मांसाहारी प्राणियों तक और मांसाहारी प्राणियों से सर्वोच्च भक्षण प्राणियों की ओर होता है। अब इन मांसाहारी प्राणियों को जो सबसे सर्वोच्च भक्षण, जैसे आपने पढ़ा था लायन, शेर, टाइगर, पैंथर, ये सब चीज़ें उनको खा जाते हैं। तो एक जो है आप एक दिशीय चक्र देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से जब ये मांसाहारी प्राणियों तक ये ऊर्जा स्थानांतरण की जाती है तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन है। देखो, कार्बन चक्र की प्रमुख जीव क्रियाएं क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में जल मिला देने पर फोटोसिंथेसिस यानी कि सूर्य प्रकाश परिणहरिम होता है, जिसे C6H12O6 जिसे क्या बोलते हैं, शर्करा ग्लूकोज बोलते हैं, और पानी फिर से बाहर निकलता है और O2 मतलब ऑक्सीजन जो हम श्वसन में लेते हैं वो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यहाँ पे देखिए सबकी गिनती है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है तो 12 जल के अणु मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये C6H12O6 यहाँ पे देखिए जितने नंबर कार्बन के यहाँ हैं उतने ही नंबर यहाँ पे भी हैं। अब ये एक मॉलिक्यूल जो है शर्करा के, 6 मॉलिक्यूल यानी कि 6 अणु जो है जल के और 6 अणु
ऑक्सीजन के बाहर निकल जाते हैं, जिसका हम जो भोजन करते हैं। अब देखिए ये रिएक्शन फिर से क्या होता है, जब इनका रिएक्शन होता है, यहाँ पे देखिए C6H12O6 और CO2 ये तंतु कणिका में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 6CO2 प्लस 6H2O, फिर से जो है जल की मात्रा निकलती है और प्लस ऊर्जा एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये एक चक्र चलता रहता है, मतलब इससे ये बना, इससे ये बना और फिर से इससे CO2, मतलब पुनः ये जो CO2 यहाँ था वो फिर से यहाँ बन गया। देख रहे हैं कैसे साइकिल बन गया। तो ये CO2, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ कन्वर्ट हुई, ठीक है, ये प्रक्रिया को यहाँ पुनः लिखकर यहाँ कन्वर्ट हुई। तो देखिए यही 6CO2 6H2O यहाँ पर था, लेकिन फिर से ये साइकिल यहाँ यूज़ हुआ, फिर यहाँ यूज़ होकर फिर यहाँ आ गया, तो ये एक साइकिल ही बन गया। अतः इस तरीके से अंततः मृत्यु पश्चात सभी उत्पादकों और भक्षकों का जीवाणु और फफूंदी से विघटकों द्वारा विघटन होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे जो है जो सर्वोच्च भक्षक होते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें बैक्टीरिया, फफूंदी, फंगस कैसे विघटन करते हैं, और जब वो विघटित होती हैं तो CO2 गैस जो है पुनः मुक्त होती है और यह गैस वायुमंडल में चली जाती है और फिर ये उपयोग में लाई जाती है। इस प्रकार से सजीवों के दूसरे सजीवों तक कार्बन का एक क्रम चलता है, अभिसरण चलता रहता है और सजीवों के मृत्यु परांत कार्बन प्रकृति को लौटाया जाता है और पुनश्च सजीवों के पास आता है। तो इस तरीके से कार्बन चक्र फ्रेंड्स चलता रहता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट और कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, प्रश्न आपके दिमाग में सवाल हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन का ज्वलन, जैसे कि जो पेट्रोल है, गैस, डीजल, ये सब जलते हैं, उनका ज्वलन, लकड़ी का ज्वलन, जब लकड़ियाँ जलती हैं, दावानल मतलब कि जब जंगल में आग लग जाते हैं, या फिर ज्वालामुखी फटता है, ऐसी अजैविक क्रियाओं के द्वारा जो है कार्बन डाई गैस बाहर निकलकर हवा में मिश्रित हो जाती है। मतलब जब भी कोई चीज़ जलती है तो जो धुआं निकलता है वो एक तरीका का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, वायु में, हवा में मिक्स हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में उत्सर्जित की जाती है तथा श्वसन क्रिया द्वारा CO2 गैस वायुमंडल में उत्सर्जित की जाती है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में यही जो गैस बाहर निकली है वो वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे जो है उसको ग्रहण करके क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन को हम लोग या जीव जंतु जो है ग्रहण करके क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं, जो कि वायुमंडल में छोड़ देते हैं, उत्सर्जित की जाती है। तो वनस्पतियों के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन बना रहता है। मतलब कि जो ये बैलेंस होता है, हमें ऑक्सीजन चाहिए और O2 चाहिए, और प्लांट्स को क्या चाहिए, CO2 चाहिए, एक दूसरे को ज़रूरत होती है। तो ये प्लांट्स के द्वारा ही ये बैलेंस बना रहता है, ठीक है। इसीलिए अगर प्लांट्स ज़्यादा काटे जाएंगे, जंगल काटा जाएगा, तो ये बैलेंस बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो वही जो है तबाही मचेगी और सबको ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस, ये सब चीज़ें चाहिए रहेगा। ये आपने रिसेंटली सुना ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न जैसे दिया है कि उष्ण कटिबंध में कार्बन चक्र प्रभावी होता है, ऐसा क्यों होता है। तो उष्ण कटिबंधी में कार्बन चक्र प्रभावी होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर होगा कि यहाँ पे देखिए कि उष्ण कटिबंधी का तापमान जो है, उष्ण कटिबंधी मतलब रेगिस्तान जैसी जगहों का, वहाँ का तापमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है, टेम्परेचर 50-60 जाता है, 55 जाता है। इसके साथ ही विषुवत वृत्तीय जंगलों की संख्या भी अधिक होती है। तो अधिक वनस्पतियों के कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से ऑक्सीजन का सतत निर्माण होता रहता है और CO2 भी बड़े परिमाण में अवशोषित की जाती है। तापमान के कारण भी कार्बन चक्र प्रभावी होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, उष्णकटिबंधीय ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पे जंगलों की और साथ ही वहाँ पे जंगलों की संख्या भी अधिक होती है। तो अधिक वनस्पति रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए, और उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा क्या निकालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकालेंगे। तो ये क्रम लगातार होता रहेगा। तो बड़े पैमाने पर जो है CO2 जब ग्रहण किया जाएगा, बहुत ज़्यादा CO2 जब ग्रहण किया जाएगा, तो ये प्रक्रिया तापमान के कारण डिसबैलेंस होती है। मतलब जहाँ बहुत गर्मी होगी वहाँ पे CO2 का प्रभाव पड़ेगा,
ये कहने का आंसर है। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कार्बन का अनुपात स्थिर है, फिर भी CO2 गैस के कारण तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वायुमंडल में क्या है, अधिक मात्रा में छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अन्य कुछ गैसों के साथ पृथ्वी की जो लेवल है, सतह है, उसके नज़दीक का आच्छादन करती है। जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो जो चट्टान होते हैं, वो लेयर होता है, उसको तोड़ती है, आच्छादन करती है। इस कारण सौर ऊर्जा के कुछ जो अवरक्त किरणें होती हैं, मतलब अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, और कई तरह के रेज होते हैं, किरणें होती हैं, वो पुनः वापस नहीं किए जाते हैं। इसके पहले किरण के बाहर जाने वाली की कोई संभावना ही नहीं होती थी। इस कारण पृथ्वी के तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है। अब बहुत बड़े पैमाने पर विविध स्वरूपों में कार्बन जलते हैं और फैक्ट्री से धुआं निकलता है, सब से CO2 निकलता है, ठीक है। और अनियंत्रित यातावरण, मतलब व्हीकल्स, बहुत ज़्यादा वाहन बढ़ गए हैं, ठीक है, ये भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके साथ क्या है, यातावरण और जीवाश्म ईंधन बहुत अधिक, मतलब पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ से भी CO2 निकलता है। तो इस प्रकार जो है जंगलों की अंधाधुंध कटाई, मैंने जैसा बताया है, होने के कारण जो CO2 की मात्रा हर हाल में वातावरण में बढ़ रही है। और जो अब जंगल कट गए हैं, जो कि CO2 को यूज़ करने वाला है वो भी कट जा रहा है, तो उसको उपयोग में भी नहीं आता। तो इन सभी कारणों से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, मतलब हरित गृह परिणाम के कारण जो है पूरे विश्व के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वही यहाँ पे है कि पृथ्वी पर कार्बन का अनुपात स्थिर है, फिर भी CO2 के कारण तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि CO2 को जो है बहुत ज़्यादा CO2 के उत्पादन के कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभावित हो रहा है और इस कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया है। नेक्स्ट देखते हैं, हवा की कार्बन और तापमान में वृद्धि का परस्पर क्या संबंध है? मतलब कि हवा का कार्बन और तापमान में क्या संबंध है, ये बताना है हमें। तो क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर अभी जो मैंने अभी बताया है कि वायुमंडल में अधिक मात्रा में छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके पहले और बहुत सारा फैक्ट्री से धुआं निकलता है CO2 के रूप में। उसके बाद अनलिमिटेड व्हीकल्स जो CO2 छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थों का, जीवाश्मों का जलता है तो CO2 का धुआं निकलता है। आग जंगल में लग जाते हैं, जंगलों को बहुत ज़्यादा काट दिया जाता है, तो ये CO2 का बैलेंस बिगड़ जाता है। और अगर इसका बैलेंस नहीं होगा तो इस हरित गृह परिणाम जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो प्रभावित होंगे और इसके कारण जो है तापमान में वृद्धि होगी। तो यही इसका संबंध है कि जब CO2 की मात्रा हवा में बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, तो तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन चक्र। ये पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।